Hey everyone, welcome back to my channel. So this is a quick revision for Maths 2 for Quiz 2. इसमें हम वीक 5 to 8 के बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो जल्दी जल्दी कवर करेंगे. फिर एक और वीडियो आएगा PYQ का, तो फिर हम जितना भी इसमें रिवाइज करेंगे उसको हम PYQ में करके प्रैक्टिस करेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे नलिटी एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल एंड रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, equivalence and similarity, length and angle, orthogonality and normal basis, Gram-Schmidt process. तो सबसे पहले नलिटी एंड नल स्पेस. नल स्पेस क्या होता है? सोल्यूशन स्पेस ऑफ अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे हम उसका निकालते हैं AX इक्वल्स टू 0 या फिर AX इक्वल्स टू B करके. इसमें मोस्टली हमारा AX इक्वल टू 0 होता है. उसका जो हमारा सोल्यूशन निकलेगा वो हमारा नल स्पेस होगा, और उस सोल्यूशन का जो हमारा डायमेंशन होगा वो हमारी नलिटी होगी. जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ. एक्स हमारा ये x1 x2 x3 दिया है, ए हमारा ये दिया है. ठीक है, ये ऑलरेडी RREF में मैंने लिया है. कोई भी मैट्रिक्स हो आप उसको रेड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म में कर लेना, वो ऐसी फॉर्म में आएगा. ठीक है, अब इसमें हमारा इधर 1 है, इधर 1 है, x1 1 है, x3 1 है. तो 1 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 1 को हम किसी भी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये हमारा आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में. x2 हमारा 0 है, तो हम 0 में ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा. शॉर्टकट यही है कि आपका किसी का भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो आप उसको डिपेंडेंट वेरिएबल करते हो, और कोई भी कोफिशिएंट हो, 2 हो, 0 हो, कोई भी हो, तो आप उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हो. रैंक क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, रैंक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और रैंक ये भी होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज. जैसे इसमें नॉन ज़ीरो रो 1 है और 2 है, पहली वाली और तीसरी वाली. तो हमारा ये हो जाएगा. और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट रो ऐसा होता है. और नलिटी है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि हमारा सिर्फ x2 है, 1 हो गया. रैंक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल होता है, ये 2 है तो ये 2 हो गया. रैंक हमारी 2 निकल आई, नलिटी हमारी 1 निकल आई. जो हमारी रैंक नलिटी थ्योरम है, रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल. नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 3 थे, वो भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है. उसके बाद ये हमने निकाला. उसके बाद जब हमने इधर इंटरचेंज किया रो 2 और रो 3 को, तो हम इधर भी करेंगे. तो हमारी x1 की वैल्यू 1 आ गई, x3 की वैल्यू 1 आ गई, और x2 की वैल्यू 0. x1 x3 इक्वल है, तो हम x1 x3 को कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं. तो जो हमारा नल स्पेस बनेगा वो इधर दोनों इक्वल करेंगे हम, 0 0 बन जाएगा. और यहाँ पे क्योंकि हमारा x2 हमारा अलग है, x2 हमारा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो उधर हम t कर देंगे, तो हमारा t आ जाएगा 0 t 0. ये हमारा x1 हो गया, x3 हो गया, और ये हमारा x2 हो गया. x2 डिपेंडेंट है तो x2 हमें कुछ ना कुछ रखना ही, इंडिपेंडेंट है तो हमें कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा. x1 और x3 डिपेंडेंट है तो उसको हमने 0 कर लिया. नल स्पेस होता है कि हमारा हम t कर लें, और बेसिस होता है कि हमारा मिनिमल स्पैन क्या होता है. तो मिनिमल हमारा 1 हो सकता है, तो हमने 1 यहाँ पे कर लिया है. उसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम पहले बताई थी, रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे कितने भी हैं. उसके बाद ये जो हमारे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं ये हमारे मल्टीपल ऑप्शंस में आते हैं, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना. वैसे तो हमारे पास इसके एग्जांपल्स भी होते हैं और इसका पूरा प्रूफ भी होता है, बट एग्ज़ाम में इसको ना करके, क्योंकि और भी बहुत टॉपिक्स होंगे वो उनको भी करना होगा, तो बेटर है कि हम ये समझ लें. और ये बहुत सिंपल से हैं कि ज़रूरी नहीं. नलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए प्लस बी, नलिटी ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए इंटू नलिटी ऑफ बी, नलिटी ऑफ ए माइनस बी भी वैसे ही है जैसे प्लस के साथ था, और रैंक के साथ भी वैसे ही है. रैंक अच्छा हमारा क्या होता है? मिनिमम ऑफ एम इंटू एम क्रॉस एन. रो और कॉलम में जो हमारा मिनिमम नंबर होगा, रैंक या तो वो होगा या तो उससे कम होगा. अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो नलिटी 0 होगी, और अगर नलिटी नॉन ज़ीरो है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा होगा, बट अगर डिटर्मिनेंट हमारा है तो नलिटी 0 होगी. क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट हमारा है इसका मतलब जो भी हमारी मैट्रिक्स है उस पर डिपेंडेंट कोई भी नहीं है. डिपेंडेंट कोई भी नहीं है. अगर एक भी डिपेंडेंट होता तो हमारी एक रो पूरी 0 हो जाती. फिर जब हमारी पूरी एक रो 0 हो जाती तो हमारी रैंक जितनी भी होती, जैसे मान लो हमारा 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हमारी
एक भी रो डिपेंडेंट होती किसी पे भी तो हमारी रैंक 2 हो जाती और नलिटी बचती हमारी 1। लेकिन हमारा और डिटरमिनेंट हो जाता है हमारा 0 क्योंकि डिपेंडेंट है। लेकिन हमारी तीनों रो जब इंडिपेंडेंट है, हमारा डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब यही हो गया कि हमारी तीनों रो इंडिपेंडेंट है। तीनों रो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब रैंक पूरी 3 होगी, तो नलिटी हमारी 0 हो जाएगी। ये लॉजिक है इसके पीछे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है टी ऑफ v1 प्लस v2 शुड बी इक्वल टू टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2, और टी ऑफ c मल्टीप्लाइड बाई v शुड बी इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ v। ये दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। बट हमें कोई भी इक्वेशन दी जाती है जब कि चेक करने के लिए कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, तो हम सबसे पहले ये वाली इक्वेशन पुट करते हैं, ये वाली, कि टी ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रही है उसके बाद हमें आगे चेक करना होता है। अगर देखो, अगर टी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो तब तो स्ट्रेट क्लियर आंसर है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हमारा टी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है उसके बाद भी हमें दोनों स्टेप चेक करने पड़ेंगे कि वो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इस कंडीशन से हमें पता चलेगा कि मे बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगर ये कंडीशन नहीं हो रही तब तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन हो रही है तो शायद हो सकता है, ये होता है। तो फिर उसके बाद जो ऊपर की 2 कंडीशन है हमारी, हमें वो देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके भी आते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके आते हैं। 1 को मोनोफॉर्सिज्म भी कहते हैं और इंजेक्टिव भी कहते हैं। 1 क्या होता है, अगर टी ऑफ v1 इक्वल्स टू टी ऑफ v2 है तो तो v1 और v2 इक्वल होंगे। ये तो बहुत बेसिक सा है, तो पहले से पता है। सेम ऑन टू के लिए है, और 1 ऑन टू जब दोनों साथ में होते हैं तो आइसोमॉर्फिज्म या फिर बाइजेक्टिव। 1 और ऑन टू दोनों साथ में होते हैं, उसका एक और कंक्लूजन निकलता है हमारा कि डायमेंशन ऑफ इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ w। तो अगर हमारे कहीं क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि 2 मैट्रिसेस है और दोनों का डायमेंशन इक्वल है, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस में देते हैं कि 1 है कि नहीं है, ऑन टू है, ईदर 1 नॉर ऑन टू, ऐसे करके आते हैं, तो इसमें हमें स्ट्रेट पता चल जाता है कि अगर डायमेंशन दोनों की इक्वल है तो 1 और ऑन टू दोनों है, मतलब बाइजेक्टिव है। फिर रेंज सेम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। हमारी कोई भी जैसे मैट्रिक्स दी गई है ए, तो हमारा ये कॉलम है और ये कॉलम है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो हमें ये दोनों रेंज में करना पड़ेगा। दोनों इंडिपेंडेंट है मतलब रेंज कुछ भी हो सकती है। अगर मान लो डिपेंडेंट होता, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, ये दोनों ऐसे ही होते और दोनों डिपेंडेंट होते तो हमारा रेंज ही 1 और 0 हो जाता, क्योंकि 1 और 0 से हम तो आगे कितने भी बना सकते हैं ना। जैसे ये मान लो कि अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 0 है, तब भी वही हो जाता है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी रेंज ही सिर्फ 0 और 1 में हो जाती, तो हमारी रेंज ही पूरी सिर्फ 0 और 1 में हो जाती। लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट है तो हमारा कुछ भी हो सकता है, तो हमारी उसकी पूरी रेंज R2 होगी। तो अगला है हमारा इक्विवेलेंस एंड सिमिलैरिटी। अब इक्विवेलेंस एंड सिमिलैरिटी में क्या होता है, ए और बी इक्विवेलेंट तब होते हैं जब हम उनको रो और कॉलम ऑपरेशन से लेते हैं। जैसे मतलब हमें मैट्रिक्स दे दी है ए, उसके बाद जब हम उसका RREF निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशन ही करते हैं रोज और कॉलम्स में, तो वो दोनों इक्विवेलेंट हो गए क्योंकि एक रो हमने दूसरे रो से ऑब्टेन करी है कुछ ऑपरेशंस करके, तो वो हमारे इक्विवेलेंट हो गए। सिमिलर में होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम होता है और बेसिस डिफरेंट होते हैं। जैसे इक्विवेलेंट में जो हमारा इक्विवेलेंस में जो होगा वो ना हमारा, तो वो हमारा बेसिस सेम होगा क्योंकि दोनों सेम ही तो मैट्रिक्स हैं, बस ऑपरेशन ही करी हैं। बट सिमिलर में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है हमारा लेंथ एंड एंगल। लेंथ हमारा वेक्टर सबको पता है कि हम उसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, फिर उसका अंडर रूट करते हैं, वो हमारा लेंथ निकलता है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है v इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 और 4 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट किया, यहाँ पे 5 आ गया, ये हमारा लेंथ होता है। उसके बाद एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर इज डिफाइंड यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। कॉस थीटा, ये तो हमारा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत पहले पढ़ा था हमने, अभी एग्जाम्पल से बताती हूँ। v ये है हमारा, u ये है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × 2, ये देखो। फिर उसके बाद नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 8/9 हमारा आ गया, तो कॉस थीटा हमारा 8/9 आएगा।
अगर हमसे थीटा पूछेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर होता है, तो हम कॉस इनवर्स 8/9 कर देंगे। ऑर्थोगोनैलिटी एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बनना चाहिए। हमें भी पता है कि कोई भी डॉट प्रोडक्ट के जो, अगर हम किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं जो 90 डिग्री पे, तो वो ज़ीरो होता है। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है कि सारे ऑर्थोगोनल है, सारे वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री में और सबकी लेंथ 1 है। ये होता है हमारा ऑर्थोनॉर्मल सेट। और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इन सब का जो मिनिमल स्पैन होता है वो इसका बेसिस हो जाता है। ऑल बेसिस वेक्टर आर ऑर्थोनॉर्मल। सिंपल। जैसे हमारा मैट्रिसेस का बेसिस होता है वैसे इनका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ये होता है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट का जो मिनिमल स्पैन होता है वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो जाता है। अब उसके बाद ग्राम स्केमेट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट इसको अच्छे से समझेंगे। अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इनटू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। हमारे जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं उसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करना। अब इसके कुछ फिक्स स्टेप हैं। U1 हमें दिया होगा, U2 हमें दिया होगा, कभी कभी हमें U3 भी देते हैं। स्टेप 1 क्या होता है, हमें V1 को U1 कंसिडर कर लो, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या होता है, V2 हम कैसे निकालेंगे, U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U2। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम, U2 और V1 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन V1 का मैग्नीट्यूड इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ऑफ V1। अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी थोड़ा आगे एग्जाम्पल से बताऊंगी, एग्जाम्पल भी कराया मैंने तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। फिर ऑर्थोगोनल बेसिस, Q1 कैसे निकालेंगे हम, V1 अपॉन V1 का मैग्नीट्यूड, V2 अपॉन V2 का मैग्नीट्यूड। V2 ऐसे निकाला। V3 अगर यहाँ पे होता तो V3 इक्वल्स टू U3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U3, और यहाँ क्या हो जाता, U3 इंटू V2 अपॉन V2 का मैग्नीट्यूड और V2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 1,2,0 और 0,3,1। U1 हो गया हमारा 1,2,0 और U2 हो गया हमारा 0,3,1। U1 इक्वल्स टू V1 करेंगे तो हमारा U1 V1 ये हो गया। फिर U2 क्या है हमारा, V2 क्या है हमारा, U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U2। U2 हमारा क्या है 0,3,1, ये लिख दिया। U2 और V1 का डॉट प्रोडक्ट, ये U1 है, यही V1 है और ये U2 है, इसका डॉट प्रोडक्ट ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर तो 6 ही आएगा, डॉट प्रोडक्ट 6 आ गया हमारा। उसके बाद V1 का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 और 1 5 √5, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना होता है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद हमें V1 का वेक्टर में मल्टीप्लाई करना था, हमने V1 का वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया। 6/5 को अंदर मल्टीप्लाई करा, हमारा ये ऑब्टेन हुआ। उसके बाद हमने माइनस कर दिया तो ये हमारा क्या निकला V2। ये जो भी निकला है हमारा, ये हमारा पूरा V2 निकला है। अगर यहीं V3 दिया होता तो फिर हम यहीं सेम करते हैं, V3 इक्वल्स टू U3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U3। यहाँ पे क्या होता U3 इंटू V2 अपॉन V2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे V2 का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम ऑर्थोगोनल बेसिस निकालेंगे। Q1 V1 की वैल्यू में पहले ही दी थी, जो हमने यहाँ पे U1 लिया था वही हमारा V1 है, तो ऑर्थोगोनल बेसिस में V1 अपॉन मॉड ऑफ V1 निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा। और V2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, तो ये हमारा V2 वेक्टर निकल आया है। तो यहाँ पे V2 अपॉन मॉड ऑफ V2 कर देंगे, तो ये थोड़ा तरंगी सा रहा है, बट हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे √70 करके आ जाएगा, तो ये हमारा इधर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो पूछे जाते हैं और इनके मैंने अभी सिर्फ कंसेप्ट बताए हैं। मैं थोड़े टाइम में ही PYQ का वीडियो भी शेयर करूँगी जिसमें ये सारे कंसेप्ट हम सॉल्व करेंगे और साथ साथ में मैं रिकॉल करूँगी कि ये इसका है, ये इसका है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द PYQ वीडियो एंड थैंक यू।